नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने आरआरबी जेई की जो सीरीज हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की स्टार्ट की है उसको लेकर। आज का सब्जेक्ट नया होगा, क्वेश्चंस नए होंगे, तो ऑब्वियसली बात है आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन भी नया होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस से अगर आप चीज़ों को पढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो दैट मीन्स हमारा एग्जाम जल्दी से क्रैक होता है। जल्दी से दैट मीन्स आसानी से क्रैक हो जाता है। क्लियर है? तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। अब आई थिंक आप लोगों को पता होगा हमारे 1 या 2 सब्जेक्ट आई थिंक रहते होंगे इसके बाद। ठीक है, मेरे हिसाब से शायद 1 या 2 सब्जेक्ट रहते होंगे, वो देख लूँगा मैं एक बार। जो भी है मैंने आपको सीक्वेंस में दैट मीन्स आप लोगों को पढ़ा है, उसी सीक्वेंस में हम लोग लेकर चलेंगे। मटीरियल साइंस है, थ्योरेटिकल पार्ट इसमें दैट मीन्स मेनली आपसे ज़्यादा पूछा जाएगा। जितना जितना मुझसे ज़रूरत का होगा आप लोगों को बताने का, उतना उतना मैं आप लोगों को बताऊंगा। कोशिश मेरी ये रही है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँ जो जर्नली दैट मीन्स सेवरल टाइप ऑफ दैट मीन्स एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं, और दैट मीन्स आपके पास क्या है, वही क्वेश्चन आपके सामने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, राइट। आज जैसे कुछ डाटा है, जो कहते हैं ना कि डाटा जो है मैं थोड़ा सा हेल्प लूँगा, पेपर पेन की हेल्प लूँगा। तो जो मैंने लिखा है वो मैं आप लोगों को बताऊँगा, क्योंकि इतना डाटा बेसिकली मेनली बेटा ना याद होता, और ना ही मेनली मैं आप लोगों को बताऊँ ये सब्जेक्ट मेरा है, तो थोड़ा सा डाटा याद करने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो थोड़ी सी हेल्प गलत ना बताई जाए, पेपर की अगर हेल्प ली जाती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, when a mechanical property of a material remains same in all directions at each point, such a material is called isotropic, homogeneous, orthotropic और anisotropic। तो अगर हम लोग बोलते हैं, फिर से ध्यान देखिए, when the mechanical property of a material remain same in all direction, क्या कह रहा है, when remain same in all direction, या हम लोग कह सकते हैं that means there is the elastic constants of the elastic constant, these are same in all direction in a particular point। सभी डायरेक्शन के अंदर जब इलास्टिक कांस्टेंट या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं तो उनको आप क्या बोलते हो? बोले सर उनको हम बोलते हैं दैट मीन्स व्हाट, बोले सर इज द आइसोट्रॉपिक। क्या बोलते हैं? आइसोट्रॉपिक। गॉट इट? सिंपल है, सिंपल है। बोला सर हाँ। चलिए अब अगर यहाँ से बोला सर एक और चीज़ आ जाती है, क्या? बोला सर दैट मीन देयर इज ए होमोजीनियस। एक और चीज़ आ जाती है, बोला सर दैट मीन देयर इज अ होमोजीनियस। फिर एक और आता है ऑर्थोट्रॉपिक, फिर आता है एनिसोट्रॉपिक। तो बोला सर ये कह रहा है द सेम इन ऑल डायरेक्शन। तो जैसे जैसे अगर मैं सेम इन ऑल डायरेक्शन की बात करता हूँ, तो हम लोग अगर डायरेक्शंस की बात करें तो हमारे पास क्या है, जो इलास्टिक कांस्टेंट होगा, जैसे हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इस डायरेक्शन में भी ई है, इस डायरेक्शन में भी ई है, और इस डायरेक्शन में भी ई है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी भी डायरेक्शन में आप चले जाओ तो इलास्टिक कांस्टेंट क्या है? ई है। तो हम लोग बोलते हैं तो ये कैसा है? आइसोट्रॉपिक है। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर आप लोगों को बोलता हूं कि दैट मीन्स हर किसी पॉइंट पर, फॉर ऑल पॉइंट्स, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर अगर मैं कोई भी पॉइंट ले रहा हूं जहां पर इलास्टिक कांस्टेंट अगर सेम है, ठीक है, जैसे हम लोगों ने बोला कि हम लोग राइट साइडेड जा रहे हैं, इस पॉइंट के भी लिए इलास्टिक कांस्टेंट ई, इस ये लिए भी इलास्टिक कांस्टेंट की, तो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन द इलास्टिक कांस्टेंट द मटेरियल प्रॉपर्टी इज कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। उसको क्या बोलोगे? उसको क्या बोलोगे? उसको बोलेंगे बेटा हम होमोजीनियस। दैट मीन्स यहां आपका ऑप्शन आ जाएगा बी। हर पॉइंट्स पे सेम हो तो होमोजीनियस, ऑल डायरेक्शन में सेम हो तो आइसोट्रॉपिक। ठीक है, एक और चीज हम लोग बोलते हैं दैट मीन्स व्हाट, बोला सर एनिसोट्रॉपिक क्या होता है? एनिसोट्रॉपिक जब हमारे कांस्टेंट्स, ठीक है, ये इसकी बात हो रही है, जब हमारे कांस्टेंट क्या हो, दैट मीन्स देयर इज अ कांस्टेंट्स शो
टाइम डिपेंडेंट बिहेवियर, टाइम डिपेंडेंट बिहेवियर, यानी इस एक डायरेक्शन में अलग है, एक में E1 है, एक में E2 है, एक में E3 है, दैट मीन्स टाइम के साथ वो क्या कर रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट मीन्स देयर इज अ एनिसोट्रॉपिक। गॉट इट? ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। Which of the following properties is desirable in parts subjected to shock and impact loads? क्या कह रहा है? That means the following property can be desirable when the subjected to what? बोला सर shock and impact. That means जब shock और impact loads रखते हैं, that means कौन सी desirable property है जो हम लोगों को चाहिए? Brittleness, strength, toughness and stiffness. तो हम लोग यहाँ पर कह देंगे what? बोला सर toughness is the correct answer. Right? Very simple. ब्लर वगैरह तो नहीं है ना? अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम लोग वहां पर बात करते हैं कि व्हाट इज डक्टिलिटी। बेसिकली डक्टिलिटी से आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। अगर मैं बात करूं डक्टिलिटी क्या बोलते हैं, बोले सर इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू द वायर्स। याद रखो, दैट मीन्स क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी बाय विच इट कैन be drawn into wires with application of tensile force। ऐसा ही ना, application of tensile फोर्स। ये बेसिकली क्या होती है, आपकी डक्टिलिटी होती है। तो देखो मैक्सिमम डक्टिलिटी किसकी होती है, मैक्सिमम डक्टिलिटी तो बोले सर आयरन, टंगस्टन, निकल और एल्यूमिनियम। तो हम लोग क्या कह देंगे, बोले सर दैट मींस देयर इज अ एल्यूमिनियम। इसके बाद हम जैसे माइल्ड स्टील भी कह सकते हैं, जो हमारा माइल्ड स्टील है उसकी भी डक्टिलिटी ज़्यादा होती है, एल्यूमिनियम की भी डक्टिलिटी ज़्यादा होती है, तो हम लोग कह देंगे। तो द मैक्सिमम डक्टिलिटी बेसिकली आयरन, टंगस्टन, निकल अगर एल्यूमिनियम दे रखा है तो एल्यूमिनियम है। एक और क्वेश्चन दैट मीन्स मैंने देखा था जहाँ पर एल्यूमिनियम नहीं माइल्ड स्टील दैट मीन्स दिया हुआ था, तो अगर ऑप्शन में माइल्ड स्टील है तो आप माइल्ड स्टील को करेक्ट कर सकते हो, अगर एल्यूमिनियम है तो आप एल्यूमिनियम को करेक्ट कर सकते हो। क्लियर है? चले आगे, चलिए नेक्स्ट पर आएंगे। मटेरियल साइंस बेसिकली अगर मैं कहूँ तो थ्योरेटिकली थोड़ा सा ज़्यादा है। आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान, जैसे आयरन कार्बन डायग्राम हो गया, आयरन कार्बन डायग्राम से भी क्वेश्चन में लेकर आया हूँ। ट्रिपल टी डायग्राम हो गया, टेम्परेचर टाइम एंड टाइम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम है, वहाँ से भी मेनली क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। और बेसिकली अगर मैं स्टील दैट मीन्स हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील की बात करता हूँ तो वहाँ से भी मेनली क्वेश्चन आते हैं। तो ये थोड़ा थ्योरेटिकल है, आप लोगों को दैट मीन्स याद करना ही करना चाहिए। थोड़ा बहुत एक बार देख लीजिए, एक दो बार रिवीजन उसको मार लीजिए, सो दैट कि जो क्वेश्चन अगर आ जाए तो हम लोग गलत ना कर पाए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन दैट मीन्स मेनली आप लोगों के अच्छे क्वेश्चन आए हैं जो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़कर आप लोगों ने अभी तक हम लोगों ने 3 क्वेश्चन किए, तीनों क्वेश्चन को देखकर पता चल रहा होगा कि हाँ अच्छा लेवल दैट मीन्स रखता है किसका, मटीरियल साइंस का इन RRB JEE के अंदर। ठीक है, चल नेक्स्ट।
which annealing process is carried out in a heavy casting to make austenitic grain homogeneous। ठीक है, तो इनमें से कौन सी एनिलिंग, जैसे डिफ्यूजन एनालिंग है, प्रोसेस एनालिंग है, फुल एनालिंग है और स्फेरोडाइज एनालिंग है, इनमें से कौन सी, दैट मीन्स क्या करने हैं, कैरिड आउट द हैवी कास्टिंग टू मेक ऑस्टेनिटिक ग्रेन्स होमोजीनियस, किसको हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि बेसिकली एनालिंग जो है हम बेसिकली क्यों करते हैं। एनालिंग बेसिकली हम लोग क्यों करते हैं, टू सॉफ्टन, यानी आपका जो मटेरियल है उसको सॉफ्ट करने के लिए और उसके अंदर जो इंटरनल स्ट्रेसेस है उनको रिड्यूस करता है बेसिकली। तो हम लोग कह देंगे बेसिकली, अगर मैं कहा जाए तो सिंपली अगर मुझसे कोई पूछे कि एनालिंग कैसी प्रोसेस है, तो मैं बोलूंगा इट इज द सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस। बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, ये जो है इट इज सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस है। कैसी है, बोला सर इट इज द हीट, सॉरी एनालिंग की बात कर रहा था मैं, क्या कह रहा हूं, सॉरी, इट इज नॉट द सरफेस हार्डनिंग। तो बेसिकली क्या है, इट इज द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, सॉरी इट इज द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। मैं एक बार में ये भी बोल रहा हूं कि दैट मीन्स ये सॉफ्टन करता फिर हार्ड भी करवा रहा हूं, नहीं, इट इज द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस बेसिकली। ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, दैट मीन्स सॉफ्टन एंड दैट मीन्स देयर इज अ स्ट्रेस, जो इंड्यूस्ड स्ट्रेस है उनको रिड्यूस करता है। इंड्यूस स्ट्रेस है उनको क्या करता है, रिड्यूस करता है। क्लियर है मेनली। अब हम बात करते हैं जो एनालिंग है, आप लोगों ने जो एनालिंग है उसके बहुत सारे प्रोसेस दैट मीन्स टाइप्स देखे होंगे, दैट कुछ टाइप्स दैट मीन्स यहाँ भी लिखे हुए हैं। तो वो बेसिकली ऑस्टेनेटिक ग्रेन बनाने के लिए हम किसको यूज करते हैं, तो हम लोग किसको यूज करते हैं, डिफ्यूजिंग एनालिंग को। डिफ्यूजन एनालिंग को हम लोग यूज करते हैं। अब कहेंगे सर डिफ्यूजन एनालिंग क्या है, डिफ्यूजन एनालिंग क्या है, ये जो सरफेस होता है आपका, जो सरफेस है जिसको भी आप दैट मीन कर रहे हो, तो वहां पर क्या है, जो आयरन एंड कार्बाइड जो है, आयरन एंड कार्बाइड्स जो है फ्यूज टुगेदर, यानी एक दूसरे में डिफ्यूज होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन एनालिंग। गॉट इट राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ज्यादा डिटेल में देखो मैं नहीं जा रहा हूं, हल्का आप लोगों से थोड़ा सा बता रहा हूं कि भाई एनालिंग क्या है। एनालिंग आपको यहां से पता चल गया होगा एनालिंग क्या है, एनालिंग इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई हम लोगों ने आपको ये बताया। ज्यादा डिटेल में गया तो दैट मींस पता नहीं कितना समय लग जाएगा। Which of the following material has nearly zero coefficient of expansion? That means क्या बोल रहा है, जीरो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन बेसिकली आप लोगों से कौन सा मटेरियल है, स्टेनलेस स्टील, इनवार, सिल्वर, ऑल, सेलेनियम। तो सॉरी, तो दैट मीन्स हम लोग क्या कहेंगे, बोले सर ऑप्शन इज इनवार। इनवार जो है उसके अंदर जीरो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कहते हैं। तो जैसा आप लोगों ने देखा होगा ना, पढ़ा होगा ना, सोम के अंदर अल्फा क्या होता है, अल्फा। तो इसके अंदर क्या है, इसको बेसिकली क्या होता है, बोले सर इट इज चेंज इन लेंथ बोल दो, आप चेंज इन एरिया बोल दो, दैट मीन्स क्या, टू द ओरिजिनल एरिया, टू द दैट मीन्स एरिया। ठीक है, व्हेन दैट मीन्स हीटेड 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। जब हम किसी भी मटेरियल को 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन अगर उसे गर्म करते हैं, उसका टेम्परेचर, उसको हीट करते हैं, तो दैट टाइम उसके लेंथ में, उसके एरिया में, उसके वॉल्यूम में, वट एवर जो भी चेंज आता है पर यूनिट लेंथ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा। क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन है, क्रीप इंपॉर्टेंट है टॉपिक आप लोगों का,
यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। लोग छोड़ के चले जाते हैं क्रीप को, क्रीप को मत छोड़ना गलती से भी, क्रीप इन द मटेरियल्स बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। चलो पहले इसका एक डायग्राम अगर मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा अगर शेयर करूं, तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो आप लोगों ने कुछ इस तरीके का एक डायग्राम मेनली देखा होगा, ठीक है। किस तरीके का डायग्राम? इस तरीके का। इधर मेनली स्ट्रेन होता है, इधर टाइम होता है। देखा है? देखा है? बोले सर बिल्कुल देखा होगा। ऐसी बात नहीं है, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चाहे अगर मैं स्कूल की बात स्कूल कह रहा हूँ, डिप्लोमा की बात करूँ, चाहे डिप्लोमा, चाहे बीटेक की बात करूँ, बीटेक, ये आप लोगों को पढ़ाया हुआ होगा, बिल्कुल आपके क्वेश्चन पेपर में आता भी है, ठीक है। ये होता है फर्स्ट स्टेज, ये आपका होता है सेकेंड स्टेज, ये होता है आपका थर्ड स्टेज, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला जो आपका ये हो जाएगा, इसको बोला जाता है प्राइमरी क्रीप, ठीक है। इसको बोलते हैं सेकेंडरी, ठीक है। इसको बोलते हैं टर्सरी। स्पेलिंग एक बार देख चेक कर लूं, TRTIARY, टर्सरी, ठीक है। इसको बोला जाता है फर्स्ट स्टेज को प्राइमरी क्रीप, सेकेंडरी क्रीप एंड द टर्सरी क्रीप, ठीक है। यहां पर मेनली हम लोग क्या करते हैं, ये जो पार्ट है, यहां पर जो आपका स्ट्रेन है, यहां पर जो आपका स्ट्रेन है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है एज प्रोग्रेस टाइम। जब टाइम इंक्रीज करता है तो आपका स्ट्रेन रेट डिक्रीज, स्ट्रेन जो क्या करता है, डिक्रीज करता है। यहां पर अगर हम लोग कहते हैं ये जो है वो कैसा है, इट इज द स्टडी स्टेट। यहां वो क्या करेगा, दैट मीन्स इज नॉट चेंज, इसके अंदर वो चेंज नहीं करता है, स्टडी स्टेट। और यहां पर क्या करेगा, यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा, यहां पर जो चेंज है थोड़ा सा, यहां पर क्या है, बिल्कुल ही दैट मीन्स एक स्टीप इंक्रीज है। तो यहां पर आपका टाइम के साथ बेसिकली प्रोग्रेसिवली क्या करता है, स्ट्रेन इंक्रीज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, प्राइमरी के अंदर स्ट्रेन आपका डिक्रीज करता है, देख रहे होंगे स्लोप आप कैसा है, यहां पर क्या है, इंक्रीज करता है, यहां पर स्टडी स्टेट रहता है, कैसा रहता है, स्टडी स्टेट, क्लियर है, ठीक है। अब बोला गुरुदेव इतनी देर से हम ये बातें तो हम लोग कर रहे हैं कि क्रीप दैट मीन्स इसको बोलेंगे प्राइमरी क्रीप, सेकेंडरी क्रीप, टर्सरी क्रीप। बेसिकली क्रीप होता क्या है, तो मैं अगर आप लोगों को बेटा क्रीप की डेफिनेशन अगर मैं आप लोगों को बोलूं, तो क्रीप बेसिकली क्या है, बोला सर इट इज द स्लो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, स्लो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, या प्लास्टिक का मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ ए स्ट्रक्चर अंडर कांस्टेंट लोड, अंडर कांस्टेंट लोड, ठीक है। प्लास्टिक कह लो, या बेसिकली आप इसको कहना चाहो तो परमानेंट भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और हम लोग लिख देते हैं इसको व्हाट, बोलो सर परमानेंट, और परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर अंडर द कांस्टेंट लोड, क्लियर है। तो यहां पर बोला है प्राइमरी, ये सारी चीजें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। पहले के अंदर स्ट्रेन कम होता है, यहाँ पर कांस्टेंट रहता है, स्टडी स्टेट है, यहाँ कोई चेंज नहीं आता, यहाँ बढ़ता है। तो पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज। अब यहाँ पर अब क्वेश्चन को देखो, अब पढ़ो इस क्वेश्चन को, अब आप आराम से इसका आंसर दे पाओगे। जिसको नहीं भी पता होगा वो भी दैट मीन्स यहाँ पर इसका आंसर मुझे बता देगा कि सर इसका आंसर क्या है। क्लियर है। तो हम लोग क्या कह देंगे, हाई टेम्परेचर प्रोग्रेसिवली डिफॉर्मेशन, क्या कह रहा है, प्रोग्रेसिवली डिफॉर्मेशन,
तो ऑप्शन क्या आ जाएगा 3, ठीक है। 5 4 तो होता ही नहीं है, 2 में कांस्टेंट होता है, तो बचा क्या 3। क्लियर है, याद रखिएगा, तो ये याद कर लीजिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट पर आएंगे। ग्रेन साइज रेंजेस बिटवीन 6 एंड 24। ये देखो आरआरबी जेई में आप लोगों का पूछा गया है कि अगर ग्रेन साइज 6 और 24 के बीच में है तो उसको कैसा कैसा ग्रेन कंसिडर करोगे आप, कॉरस ग्रेन, वेरी फाइन ग्रेन, ठीक है, फाइन ग्रेन और नॉर्मल ग्रेन। तो बेसिकली 6 to 24 के अंदर अगर आता है तो हम उसको बोलते हैं क्या, दैट मीन देयर इज अ कोर्स ग्रेन, ठीक है। इसके बाद बोला सर, इसके बाद अगर मैं आप लोगों को बोलूं 30 से 60, ठीक है, उसके बाद 60 से 120 आई थिंक, ठीक है, सॉरी 180, राइट 180, और उसके बाद हम कह देते हैं 220 से दैट मीन्स 1000। ये आप लोगों का आ जाएगा वेरी फाइन के अंदर, ठीक है, ये आपका आ जाएगा किसके अंदर, फाइन के अंदर, और ये मेरा आ जाएगा किसके अंदर, बोलो सर मीडियम के अंदर। 6 to 24 कॉर्स, 30 to 60 मीडियम, 60 to 180 फाइन, 220 to 1000 इज वेरी फाइन। क्लियर है, साइनाइडिंग इन्वॉल्व, साइनाइडिंग नाइट्राइडिंग और क्या होता है, दैट मीन्स व्हाट, बोला सर इज व्हाट, बोला सर इट इज कार्बराइजिंग। साइनाइडिंग, नाइट्राइडिंग और हम लोग बोलते हैं कार्बराइजिंग, दीज आर द सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस। बेसिकली ये क्या है, बोला सर ये सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस है, ठीक है। is the surface hardening process। तो ये पूछा साइनाइडिंग इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ द हार्डनिंग द सरफेस। अगर साइनाइडिंग सरफेस हार्ड करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, निक्रोम, नायोबियम, नियॉन और नाइट्रोजन। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। ठीक है, चीज़ें गलत ना हो जाए, दैट्स वाई दैट मीन्स जो मुझे हेल्प लग रहा है मैं वो हेल्प ले रहा हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा नहीं है और चीज़ें देखो एक्चुअली याद नहीं है बेटा। ये आयरन कार्बन डायग्राम से आपके पास क्वेश्चन है, देखो आयरन कार्बन डायग्राम मेरा भी यही से अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। A steel with 0.8% carbon and 100% perlite is called hypoeutectoid steel, hypereutectoid steel, eutectoid steel and proeutectoid steel। तो हम लोग कहेंगे 0.8% कार्बन और स्टील की बात कर रहा है तो वो क्या आ जाएगा, इट इज द eutectoid steel, ठीक है। आयरन कार्बन डायग्राम में आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पर ये इस तरीके का एक डायग्राम बेसिकली हमारे पास होता है। यहाँ पर हम लोग लेते हैं टेम्परेचर और यहाँ पर हम लोग लेते हैं परसेंटेज ऑफ व्हाट, बोला सर कार्बन, राइट, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर 0.8% की अगर बात करते हैं तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को बोला जाता है यूटेक्टोइड स्टील, यूटेक्टोइड स्टील। एक पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा, दैट मीन्स अराउंड 1130 के डिग्री सेल्सियस के आसपास, ये जो होता है ये आपका होता है 4.3% पे, ठीक है। ये जो पॉइंट कहलाता है, ये पॉइंट कहलाता है आपका यूटेक्टिक, यूटेक्टिक, ठीक है। 0.8 वाला पॉइंट कहलाएगा यूटेक्टोइड स्टील और 4.3 वाला कहलाएगा यूटेक्टिक कास्ट आयरन। क्या कहलाएगा भाई, जब 0.8 का कार्बन पूछ सकता है तो वो 4.3 कार्बन भी पूछ सकता है, तो 4.3 वाला क्या कहेगा, यूटेक्टिक। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो इसका ही हो गया। अब एक और चीज़ है, ये सर हाइपो यूटेक्टोइड एंड हाइपर यूटेक्टोइड स्टील क्या होते हैं। तो जैसे अगर मैं बात करता हूँ, ये आपका क्या है, 0.8। यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर मेरे पास होता है, बोला सर इट इज़ 2.1%, ठीक है। अगर मैं 0.8 के इधर रहता हूँ,
0.8 के इधर रहता हूं, ये पॉइंट कैसा है, यूटेक्टॉइड, कैसा है, यूटेक्टॉइड। तो ये जो है 0.8 के इधर, ये वाला कहलाएगा हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील, ठीक है, 0.8 से इधर वाला हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील। अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे किधर वाला, यहां से लेके यहां तक, यानी 0.8 से लेके 2.1 तक, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील, ये कहलाएगा हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील। तो 0.8 से लेफ्ट वाला हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील, उधर वाला और उधर वाले में भी 2.1 तक क्या कहलाएगा, हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील। तो जैसे ये भी दिया हुआ है तो ये भी मैंने आपको बता दिया ये क्या होता है, प्रो यूटेक्टॉइड कुछ नहीं होता। क्लियर है? Which of the following is or are a ferromagnetic material? Ferromagnetic material क्या होते हैं? These are the material that attract to magnet, ठीक है, मैग्नेट। तो क्या है, मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। एक आप लोगों ने सुना होगा क्यूरी टेम्परेचर, सुना है, ठीक है, 738 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। यहां पर आकर दैट मीन्स जो हमारे मटेरियल है वो फेरोमैग्नेटिक जो ये प्रॉपर्टी है वो शो करने लग जाते हैं। तो इनमें से कौन सा है, तो हम लोग कहेंगे टंगस्टन, एल्यूमिनियम, निकल एंड कॉपर। तो हम लोग क्या कह देंगे, दैट मीन देयर इज अ निकल, ठीक है। तो कौन सा है, निकल। Which of the following is the hardest constituent of steel? Which is the hardest constituent of steel? hardest कौन सा है, बैनाटाइट, मार्टनसाइट, ऑस्टेनाइट एंड लेवोडाइट। ये तो याद ही कर लो बेटा, मार्टनसाइट इट इज द हार्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्टील, हार्डेस्ट। Which of the following is or are objective of normalizing? Normalizing आप लोगों को पता है क्या होती है, बिल्कुल। तो बोले सर नॉर्मलाइजिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रिमूव इंटरनल स्ट्रेसेस, ओके, टू इंप्रूव द मशीनेबिलिटी, ओके, टू एनहांस द मैकेनिकल प्रॉपर्टी एंड ऑल ऑफ द अबव। तो नॉर्मलाइजिंग के जो है हमारा क्या हो जाएगा, डी। ये क्या करता है, स्ट्रेसेस भी रिमूव करता है, मशीनेबिलिटी भी इंप्रूव करता है और हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टी को भी इंप्रूव करता है। अच्छा क्वेश्चन है। Which alloy steel would be used for making leaf and coil spring? देखे होंगे ना जिनको आप पटा बोलते हैं गाड़ी के अंदर, शॉक अब्जॉर्बिंग करने के लिए ये लगी होती है हमारी गाड़ियों में, छोटी गाड़ियों में भी होती हैं और हैवी ट्रक्स होते हैं उनके अंदर भी होती हैं,
जिनको आप लीफ स्प्रिंग बोलते हैं, तो वो किसकी बनी होती हैं? विच alloy स्टील वुड बी यूज फॉर मेकिंग द लीफ एंड द कॉइल स्प्रिंग? कॉइल स्प्रिंग, निकल, क्रोम, वेनेडियम, सिलिकॉन, मैग्नीज, क्रोम, मोलिब्डेनम। तो हम लोग क्या कह देंगे? बोले सर दैट मीन देयर इज अ निकल क्रोम। तो किसकी बनी होती हैं? निकल क्रोम की बनी होती हैं। Brass is an alloy of copper and zinc, copper and tin, copper and aluminium and aluminum and tin। तो क्या किसको बोलेंगे? बोले सर ब्रास जो है वो क्या है? कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड जिंक। अच्छा, कॉपर और टिन मिलके भी कुछ बनाता है, कॉपर और टिन जो है वो मिलके भी कुछ बनाता है, कॉपर और टिन मिलके भी कुछ बनाता है। बोले सर बिल्कुल बनाता है। क्या बनाता है भैया? ब्रॉन्ज। क्या बनाता है? ब्रॉन्ज। क्या बनाता है भैया? ब्रॉन्ज। ठीक है। अच्छा, दैट मीन्स अगर मैं दैट मीन्स क्या है? कॉपर को, टिन को, जिंक को और लेड, इनको मिला देता हूं तो क्या बनता है? कॉपर हो गया आपका, टिन हो गया आपका, जिंक हो गया आपका, लेड हो गया। ये क्या कहलाता है बेटा? दैट मीन्स देयर इज अ गन मेटल। इसको बोला जाता है गन मेटल। क्या हो गया? गन मेटल। विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन? इनमें से प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन कौन सा है? कास्ट आयरन, रोट आयरन, माइल्ड स्टील एंड हाई कार्बन स्टील। तो बोले सर हम लोग क्या कहेंगे? इट इज रोट आयरन। यहाँ पर बोला गुरुदेव अगर मैं देखूँ तो दैट मीन्स जो आयरन हमारा होता है, ठीक है, वो हमारा 99.5% दैट मीन्स आपका क्या होता है? आयरन होता है। और इसके अंदर अगर मैं कार्बन की बात करूँ मेरे भैया, तो बोला सर इट इज लेस देन 0.08%। ठीक है, या जो कार्बन जो होता है वो लेस देन 0.08% होता है। The temperature at which the new grain are formed in the metal is called, that means क्या कह रहा है? बोला सर new grains are formed is lower critical temperature, upper critical temperature, eutectic temperature and recrystallization temperature। तो ये क्या है? recrystallization temperature पर तो जो आपके ग्रेन्स है, न्यू ग्रेन्स, दैट मीन्स क्या होते हैं? बनते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब देखो बेटा, दैट मीन्स मैंने आपको अभी हम लोगों ने क्या है काफ़ी दैट मीन्स 5 to 6 सब्जेक्ट, 6 to 7 सब्जेक्ट हम लोग मेनली कर चुके हैं। 1 से 2 सब्जेक्ट मेनली आप लोगों के बचे होंगे। तो इतना तो बेसिकली आप लोगों को आइडिया हो ही गया होगा कि सर आरआरबी जेई जो है उसका लेवल क्या है, राइट? बोला सर हाँ। और क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों को इतना भी पता चल रहा होगा कि सर किस किस टाइप के क्वेश्चंस वो पूछ रहा है और किस सब्जेक्ट से दैट मीन्स कितना ज़्यादा डाटा है।
तो आप लोगों को जो आपको एक रिदम बनाना है, आपको जो प्रिपरेशन दैट मीन्स जो करनी है उसी रिदम में करनी है। उसका एक जो सिनेरियो है, जो एक आरआरबी जेई ने सिनेरियो फॉलो किया है कि भाई मटेरियल साइंस में से हीट ट्रीटमेंट्स में से क्वेश्चन आते हैं, आयरन कार्बन डायग्राम से क्वेश्चन आते हैं, ट्रिपल टी डायग्राम से क्वेश्चन आते हैं, तो मैं उन्हीं को ज़्यादा देखूँ। या कभी आप कंपोजिट्स वगैरह में पहुंच जाओ, पाउडर मेट्रोलॉजी में पहुंच जाओ, हमको वहां पर नहीं जाना है। जहां से जितना पूछा गया है उतना ही आप लोगों को देखना है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने का सबसे बड़ा मेन मोटिव ये है कि आप लोगों को एक आइडिया मेनली एग्जाम के बारे में हो जाए। लेवल अच्छा खासा है, दैट मीन्स देयर इज नो डाउट, ठीक है। तो तैयारी भी आपको उसी टाइप की करनी होगी, राइट मेरे बच्चे। तो एक दो सब्जेक्ट जो रह गए हैं वो मैं देख लूंगा जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी। बाकी आप लोगों से दैट मीन्स एक मुझे ये जरूर कहना है, अब इसके बाद दैट मीन्स आप लोगों की क्या नीड है, आप लोग हम लोगों से दैट मीन्स क्या चाहते हो। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि हमने जितने भी वीडियो आप लोगों को दिए दैट मीन्स उससे कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग है, तो हम लोग आप लोगों की जो हेल्प कर रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट दैट मीन्स आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो आप लोगों की कोई नीड हो, सर किसी सब्जेक्ट से हमको ये टॉपिक पढ़ाना है, कोई सब्जेक्ट ही दैट मीन्स पूरा करवा दीजिए जितना जल्दी हो सकता है, ये चीज़ें हैं, टेस्ट सीरीज हमें प्रोवाइड करवाइए, किस तरीके से दैट मीन्स एग्ज़ाम को हमको सिक्योर करना है तो किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, वट एवर जो भी चीज़ें अगर आप लोगों से हमसे पॉसिबल हो पाएंगे वो हम लोग आप लोगों के लिए करवाएंगे। क्लियर है। तो जो भी आप लोगों को हो वो हम लोगों से शेयर जरूर कीजिएगा, राइट मेरे बच्चे। राइट, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। The average number of atoms per unit cell in simple cubic structure of solids are 1, 2, 4, 6. नंबर ऑफ एवरेज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल किसके अंदर पूछ रहा है, सिंपल क्यूबिक के अंदर। किसके अंदर, सिंपल क्यूबिक के अंदर। तो कितने होते हैं, बोले सर 1 होते हैं। तो इसके अंदर आप सीधा सीधा ट्राई कर लो, सिंपल क्यूबिक के अंदर 1 होते हैं, बॉडी सेंटर क्यूबिक के अंदर 2 होते हैं, फेस सेंटर क्यूबिक के अंदर 4 होते हैं, हेक्सागोनल कोर पैकिंग के अंदर कितने होते हैं, 6 होते हैं। ये आप याद कर लीजिएगा, सिंपल क्यूबिक का मैंने आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में मेनली मैंने देखा। अगर बात करूं एग्जाम की, इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी है, ये गेट में भी पूछा गया है, एक दो पब्लिक सेक्टर है उनमें भी इस क्वेश्चन को दैट मीन्स उठाया गया है, ज्यों का त्यों। वेरी गुड। द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ऑस्टेनाइट इज, किसकी बात कर रहा है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ऑस्टेनाइट। बॉडी सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड एंड द बॉडी सेंटर ट्रायंगुलर। तो हम लोग क्या कह देंगे, बोले सर इट इज एफसीसी। जो ऑस्टेनाइट होता है वो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज फेस सेंटर क्यूबिक। क्लियर है। और बोला गुरुदेव अगर मैं आपको कहूँ कॉपर, कॉपर आपका एफसीसी होता है, ठीक है। निकल जो है, निकल को अगर मैं कहूँ तो वो एफसीसी होता है। आपका गोल्ड हम लोग कह दें, आपका सिल्वर हम लोग कह दें, ये क्या है आपके दैट मीन देयर इज अ फेस सेंटर होते हैं। अब अगर मैं कहूँ सर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर दैट मीन्स क्या आता है, इसके अंदर हम लोग कह दें मैग्नीशियम, अगर मैं कह सकता हूँ मैग्नीज, मैं कह सकता हूँ, ये आपका HCP आ जाएगा। बॉडी सेंटर की अगर आप बात करते हैं तो बॉडी सेंटर में आप क्रोमियम कह सकते हैं, ठीक है, क्रोमियम हो गया। यहाँ पर हम लोग कहते हैं हमारा अल्फा आयरन, अल्फा आयरन हो गया हमारा। और दैट मीन्स मुझे याद नहीं है, जितने मुझे याद हैं थोड़ा बहुत उतना मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन है।
The fractional amount of volume or space occupied by atom in a unit cell is termed as atomic packing density. इसको आप लोग एटॉमिक APF एटॉमिक पैकिंग फैक्टर भी बोल सकते हो, ठीक है. द वॉल्यूम डेंसिटी, इंटर एटॉमिक स्पेस, लीनियर एटॉमिक डेंसिटी क्या है? तो इसके अंदर आ जाएगा बोले सर दैट मीन्स देयर इज अ एटॉमिक APF एटॉमिक पैकिंग फैक्टर. तो बेसिकली क्या कहते हैं, ये बेसिकली आपका क्या है बोले सर, इट इज द रेशियो ऑफ, ये आपका क्या है, रेशियो है किसका, द वॉल्यूम occupied by number of average atoms, ठीक है, in a unit cell, number of average atom in a unit cell, और that means हम लोग कहेंगे तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है. जैसे हम लोगों ने देखा कि एक यूनिट सेल है, नंबर ऑफ एवरेज एटम, बीसीसी की बात करूं 2 होता है, एफसीसी की बात करूं 4 होता है, एचसीपी की 6 और सिंपल क्यूबिक के अंदर 2. तो जो वो बीसीसी की बात कर रहा हूं तो बीसीसी के अंदर मैं बोलता हूं 2 जो एटम है आपके अंदर, नंबर ऑफ एवरेज ऑफ एटम जो 2 ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई करा टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, उन दोनों के जो रेशियो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एटॉमिक पैकिंग फैक्टर. तो बेसिकली ये कहलाता है. क्लियर है? ठीक है. हाँ, और ये भी दैट मीन्स आप लोगों को यहाँ पर अलग अलग दैट मीन्स होता है बोला सर इसका मतलब तो अलग अलग होता होगा. बिल्कुल होता है बीसीसी के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ एवरेज जो नंबर ऑफ एवरेज एटम है वो सबके अंदर से डिफरेंट है. नंबर ऑफ एवरेज एटम जो है के अंदर डिफरेंट है बोला. हाँ, तो बीसीसी के अंदर जो आपका एटॉमिक एपीएफ जो होता है वो होता है 0.68, ठीक है. एफसीसी के अंदर जो होता है वो आपका होता है 0.74, एचसीपी के अंदर जो होता है वो आपका होता है 0.74, सिंपल क्यूबिक के अंदर आई थिंक होता है 0.52, ठीक है. सिंपल क्यूबिक के अंदर 0.52, BCC 0.68, FCC 0.74, HCP is 0.74. It is the atomic packing factor APF की बात कर रहा है, ठीक है. अच्छा बोला सर अगर इतने नंबर ऑफ एवरेज एटम है तो बाकी दैट मीन्स आपका जो हमारा 0.32 बच गया वो क्या है, 0.32 बच गया क्या, वो है वॉइड्स. वो क्या है? वॉइड्स. जो बाकी आपका यहाँ पे बच गया, यहाँ पर जो बच जाता है वो क्या होता है? वॉइड्स, ठीक है. अब वॉइड्स क्या काम आते हैं? बेसिक आप अलॉइंग करते हो, यानी एक मटेरियल के अंदर दूसरे मटेरियल को मिक्स कर देते हो, तो वो अलॉइंग का है. वो जो अलॉइंग होती है वो कहाँ फिट होती है? इन वॉइड्स के अंदर फिट होती है, ठीक है. इतना मुझे पता था तो थोड़ा बहुत बता देता हूँ. क्लियर? मेरे टीचर ने मुझे बताया, दैट्स व्हाई मैंने आप लोगों से शेयर कर लिया, ठीक है. कि याद कर लीजिएगा, यहाँ से मेनली क्वेश्चन पूछ लेता है. एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या होता है? क्लियर हो गया होगा. और किसके लिए कितना होता है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा. चलो Which of the following are zero dimensional defects? स्ट्रक्चर इम्परफेक्शन के अंदर आप लोगों ने पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, सरफेस डिफेक्ट्स पढ़े हैं. पॉइंट डिफेक्ट चलो नहीं पढ़े, चलो बता दूं एक बार. चलो तो अगर मैं बात करता हूं सरफेस इम्परफेक्शन की, सरफेस स्ट्रक्चरल इम्परफेक्शन, ठीक है. अगर मैं इनके आप लोगों के सामने बात करूं तो हम लोग कहते हैं ये जो है दीज आर ऑफ 3 टाइप. ये मेनली बेटा आपका 3 टाइप का होता है. एक हम लोग बोलते हैं दैट मीन्स देयर इज अ पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है. एक हमारा हो जाएगा यहां पर दैट मीन्स देयर इज अ लाइन
ठीक है, और एक हम लोग बोलेंगे यहाँ, बोलो सर सरफेस। क्या बोलेंगे? सरफेस। तो पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट और सरफेस डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट के अंदर, लाइन डिफेक्ट के अंदर आप लोगों ने मेनली दैट मीन्स सुना होगा, बोले सर क्या, बोले सर दैट मीन्स व्हाट, एज डिसलोकेशन। याद आया? अब तो आ गया होगा। बोले सर एज डिस एज डिसलोकेशन। यहां पर हम लोगों ने देखा स्क्रू डिसलोकेशन दूसरा। ठीक है, लाइन के अंदर आप लोगों ने पढ़ी होगी वैकेंसी, जैसे एक पढ़ा होगा फ्रैंकल, एक पढ़ा होगा शॉर्ट की, एक पढ़ी होगी वैकेंसी, एक पढ़ा होगा इंटरस्टिशियल, ठीक है, सबस्टिशियल। इसके अंदर पढ़ी होंगी दैट मीन देयर इज अ ग्रेन बाउंड्रीज, पढ़ा है। ठीक है, लो एंगल, लो ट्विल्ट, लो एंगल, लो एंगल ट्विल्ट, ट्विन बाउंड्रीज, शॉर्ट की, सॉरी नॉट शॉर्ट की, स्टॉकिंग, स्टॉकिंग फॉल्ट। ये ऐसी दैट मीन्स इस तरीके का आपने कुछ देखा होगा ना। तो ये क्या होते हैं? दीज आर द स्ट्रक्चरल इम्परफेक्शन। तो क्या है? पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट एंड सरफेस डिफेक्ट। तो ये याद कर लेना, कई से क्वेश्चन जो है वो मैंने आप लोगों के इस दैट मीन्स मतलब कैटेगरी से देखे हैं, राइट। ये जो आपके सामने जो हमने क्लासिफिकेशन की है, इसमें दैट मीन्स हमने देखा है। तो पॉइंट के अंदर आपका आता है फ्रैंकल, मैंने अच्छे से नहीं लिखा लेकिन एक बार देख लेना। फ्रैंकल है, शॉर्ट की है, वैकेंसी है, इंटरस्टिशियल, सबस्टिशियल, एज लोकेशन, स्क्रीटोकेशन, ग्रेन बाउंड्री, लो एंगल टिल्ट, ट्विन बाउंड्री, स्टॉकिंग, द स्टेकिंग फॉल्ट, ये है ना, ठीक है। स्टॉकिंग फॉल्ट होगा आपका, ये आपका सारा है, क्लियर है। तो ये चीज़ है। तो उसने सिर्फ यही पूछा है आप लोगों से यहाँ पर कि दैट मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जीरो डायमेंशनल डिफेक्ट। जीरो डिफेक्ट का मतलब जीरो डायमेंशनल, जीरो डायमेंशनल को मतलब मैं बोल सकता हूँ, जीरो डायमेंशनल को मैं बोल सकता हूँ दैट मीन देयर इज अ पॉइंट। बोलो, बोल सकते हैं पॉइंट, बिल्कुल सर। तो वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, सबस्टिशियल, तो ये क्या है? बोला सर एक और नहीं, तीनों ही क्या है? जीरो डायमेंशनल डिफेक्ट है। तीनों ही क्या है? जीरो डायमेंशनल है। भाई वैकेंसी भी है, इंटरस्टिशियल भी है और सब्स्टिट्यूशनल भी है, राइट। बस यही पूछा है इसने। अच्छा क्वेश्चन है। स्टील कंटेनिंग 0.8%, स्टील कंटेनिंग 0.8 to 1.5% of carbon is known as mild steel, dead mild steel, माइल्ड कार्बन स्टील एंड हाई कार्बन स्टील। अगर कार्बन परसेंटेज स्टील के अंदर 0.8 से 1.5 है तो क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? दैट मीन देयर इज अ हाई कार्बन स्टील। गॉट इट। तो बोले सर फिर लो कार्बन स्टील किसको बोलेंगे, हाई कार्बन स्टील किसको बोलेंगे? तो मेरा बेटा अगर आपकी 15-30 0. ये परसेंटेज है, इससे लेस है, तो वो कहलाएगा लो कार्बन स्टील, ठीक है। और अगर आपका 30-80 यहाँ पर है तो ये आपका कहलाएगा मीडियम कार्बन स्टील। और वही बात है 0.8 से लेके 1.5% तक आपका क्या कहलाएगा? हाई कार्बन स्टील। तो याद रखो 15-30, 30-80, 80-15, क्लियर है? इस तरीके से याद रखना। 1.5 हो गया ना, 15-30, 30-80, 30-15, तो क्या कहलाएगा? 15 से 30 तक लो कार्बन, 30 से 80 मीडियम कार्बन स्टील और 80 से 15 हाई कार्बन स्टील।
ये तो आता होगा यार, बहुत सारे एग्जाम्स में देखा होगा। 18:8 स्टेनलेस स्टील कंसिस्टिंग 18% निकल, 8% क्रोमियम, 18% क्रोमियम, 8% निकल, 18% निकल, 18% क्रोमियम, 8% निकल, 8% क्रोमियम। तो दैट मीन्स हम लोग क्या कह देंगे, ऑप्शन बी 18%। 18:8 में क्या है, 18% क्रोमियम है, 8% निकल है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कास्ट आयरन यूजुअली वेरीज फ्रॉम, देखो हमने अभी पीछे देखा था यूटेक्टिक एंड यूटेक्टॉइड के अंदर, तो हम लोग क्या कह रहे थे कि 2.1 तक जो था, नीचे नीचे हम लोगों ने आयरन कार्बन डायग्राम में यहाँ पर क्या देखते हैं, नीचे की साइड जो हॉरिजॉन्टल होता है वो होता है परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो 2.1 तक क्या था, हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील, ठीक है, राइट। उसके बाद कास्ट आयरन था, ठीक है। तो यानी कास्ट आयरन के अंदर जो कार्बन परसेंटेज है वो 2.1 से ज्यादा होगी, 2.1 से ज्यादा होगी। तो सीधा सीधा मैं कह सकता हूं ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2.1 से, भाई 2.1 से ज्यादा होगी तो बोले सर ऊपर वाला भी हो सकता है, तो 1.5 2.1 से नीचे थोड़ी ना होगी, तो ज्यादा होगी ना, तो 2.5 से लेके 3.5%। मैंने इसको ऐसे याद कर रखा तो मैंने आपको बता दिया, क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज ऑफ द बियरिंग, तो हम लोग क्या कह देंगे, इट इज द बैबिट मेटल, क्या बोलेंगे, बैबिट मेटल। जो बैबिट मेटल होते हैं वो आपके लेड बेस भी होते हैं, टिन बेस भी होते हैं, जिनके अंदर लेड ज्यादा होगा वो लेड बेस होगा, जिनके अंदर टिन ज्यादा होगा वो टिन बेस होगा, बस। 40 था ना, चलो। Recrystallization temperature is one at which crystal first start forming from molten metal when cooled. New spherical crystal first begin to form from the all deformed ones when that strand metal is heated. The allotropic form changes, crystal grow bigger in size. तो बोला ऑप्शन मेरा क्या होगा, बोला से बी। मैंने क्या बोला था, जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है उस पर क्या कहते हैं, न्यू क्रिस्टल्स, दैट मीन्स फॉर्म होते हैं। तो लिखा है न्यू स्फेरिकल क्रिस्टल फर्स्ट बिगिन टू फॉर्म फ्रॉम द ओल्ड डिफॉर्म्ड वंस, ठीक है, वो पुराने टूटते जाते हैं नए बनते जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। सोचो सोचो। Which of the following is the quench media with highest heat transfer? That means there is a quench media with highest heat transfer. जैसे क्या करते हो तुम लोग,
लोहार को देखा होगा, लोहार क्या करता है, उसको आग में गर्म करता है, गर्म करके फिर दैट मीन्स उसको कूट काट के बाहर छोड़ देता है, तो वो क्या है, एयर इज द क्वंचिंग, यानी ठंडी होने के लिए बाहर देता है, तो एयर वहां पर क्या हो गया, इट इज द क्वंचिंग मीडिया। कई लोग क्या करते हैं, उसको निकालते हैं, कूटते हैं, कूटने के बाद पानी में डाल देते हैं, तो वहां पर क्या, वाटर इज द क्वंचिंग मीडिया। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि भाई ब्राइन है, एयर है, ऑयल है, वाटर है, इनके अंदर हाईएस्ट हीट ट्रांसफर किसके अंदर होगा, तो हम लोग क्या कह देंगे, ब्राइन के अंदर। किसके अंदर, ब्राइन के अंदर। किसके अंदर, ब्राइन के अंदर। यहां पर हाईएस्ट हीट ट्रांसफर बेसिकली होता है। अगर मैं आपसे पूछूं और इसके बाद जैसे पहला आपने बोल दिया ब्राइन, हाँ जी, से पहला मेरा ब्राइन आ गया, इसके बाद अगर ब्राइन ना होता, तीन ही ऑप्शन होते, तो एयर, ऑयल और वाटर के अंदर, तो बोला करते फिर मेरा आ जाता क्या, वाटर। अच्छा, दो ही ऑप्शन आप लोगों के पास होते, ऑयल और एयर, फिर तो बोला करते फिर मेरा आ जाता ऑयल। और बोला सर एक ही ऑप्शन होता, बोला सर एक ही ऑप्शन क्यों देगा, उसको पता है आंसर एयर है, ठीक है। तो हाईएस्ट हीट ट्रांसफर आप लोगों को किसके अंदर होता है, ब्राइन के अंदर, और लोवेस्ट किसके अंदर होता है, एयर के अंदर। हाईएस्ट हीट ट्रांसफर किसके अंदर होता है, ब्राइन के अंदर, एयर के अंदर क्या होता है, लोवेस्ट होता है। तो ये ध्यान रख लीजिए, मैं सिर्फ ये बताना चाहता था, सबसे ज्यादा किसमें, सबसे कम किसमें। हो सकता है ज्यादा पूछा है तो आपसे कम भी पूछ सकता है। ये तो कर दोगे, बिल्कुल ही हलवा है, हलवा। अब देखते हैं तुम्हारा ये सब्जेक्ट, एक या दो सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद तुम्हारे लिए क्या टेक्निकल में दैट मीन्स लेकर आए, सो दैट आप लोगों को बेनिफिट दैट मीन्स मिल सके आरआरबी जेई के एग्ज़ाम्स में। जो लोग सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बहुत दैट मीन्स ये होता होगा कि सर कुछ अच्छा हमारे लिए लेकर आइए, कुछ एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ सकें। तो मीन सारा टाइम किताबों में मुंह मारते मारते भी आदमी थक जाता है, तो एज अ एन्जॉयमेंट दैट मीन्स फ़ोन उठाया, चलो बैठे बैठे लेटे लेटे देख लिया, तो वो चीज़ें, तो ऐसा कुछ सोचेंगे जो आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। वो टाइम में जिस टाइम आप रेस्ट वगैरह कर रहे हो उस टाइम आप देख लो, तो आपका, और दैट मीन्स आपकी नॉलेज भी इंक्रीज हो जाए। और वो जो नॉलेज है वो दैट मीन्स आप लोगों को ऐसा नहीं, हम लोगों को कोई क्विज कंपटीशन में हम लोगों को नहीं बैठना है कि क्विज कंपटीशन में बैठना है दैट्स वाई हम लोग नॉलेज अपनी इंक्रीज कर रहे हैं, नहीं, कि वो जो नॉलेज जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो हमारी पेपर में हमें काम आ जाए, बराबर, ठीक है। चलिए, इन ए टेंसाइल टेस्ट द फिनोमिना ऑफ स्लो एक्सटेंशन ऑफ मटीरियल, स्लो एक्सटेंशन ऑफ मटीरियल दैट इज स्ट्रेस इंक्रीजिंग विद टाइम, स्ट्रेस इंक्रीजिंग विद टाइम एट द कांस्टेंट लोड इज कॉल्ड, अभी पढ़ा था बोला गुरुदेव, क्रीपिंग, यील्डिंग, ब्रेकिंग एंड प्लास्टिसिटी। तो बेसिकली क्रीप, तो हमने बोला स्लो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एट द कांस्टेंट लोड, तो क्या है क्रीपिंग, हम लोग इसको क्रीप भी बोल सकते हैं साइलेंटली। देखते हैं, सोचते हैं, मैं और सर बैठेंगे फिर बात करेंगे। अभी आप एक बार ये कंप्लीट करो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज़्यादा बेटर प्रैक्टिस करो। सिलेबस हो गया है, पढ़ लिया है, ठीक है। Which of the following phase exhibit highest solid solubility of carbon? Exhibit highest solid solubility of carbon. Delta iron, gamma iron, alpha iron, ferrate. तुम लोग क्या कह देंगे? That means there is a austenite. Austenite के अंदर highest solid solubility होती है, right?
in iron carbon alloy containing 1.7 to 4.3% carbon is called. आयरन कार्बन की बात कर रहा है कितना, 1.7 टू 4.3. यूटेक्टोइड होगा, नहीं होगा. यूटेक्टोइड होगा, नहीं होगा. दोनों में से एक ऑप्शन होगा, बी या सी में से. ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि 0.8% जब कार्बन होता है तब हमारा कौन सा पॉइंट होता है, बोला सर यूटेक्टोइड. और 4.3 पे क्या बताया था, यूटेक्टिक, यही बताया था. तो बोला सर ये भी यूटेक्टोइड है, ये भी यूटेक्टोइड है, तो बोला सर ये तो नहीं होगा. 4.3 में यूटेक. अब हाइपर होगा या हाइपो होगा ये हमको बताना है. तो सेम थिंग बेसिकली बेटा वहां पर करनी है. वहां पर हम 0.8 से पहले क्या कर रहे थे, हाइपो या हाइपर, हाइपो या हाइपर, याद करो. 0.8 से पहले 0.8 से पहले 0.8 से पहले हम लोग कर रहे थे हाइपो, और 0.8 से लेके 2.1 तक हाइपर. तो यहां पे भी सेम होगा. अगर मैं बात करता हूं, है तो यूटेक्टिक ही बनेगा, और क्या बनेगा, कास्ट आयरन. अगर 4.3 से उधर जा रहे हो, या दैट मींस कह देते हैं 4.3 से 6.67%, ठीक है, उधर तुम जा रहे हो, तो हमारा क्या बनेगा, वो हमारा बनेगा हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन. उधर 4.3 से राइट साइड में, तो ये क्या है, ठीक है. और अगर मैं बोलता हूं कि गुरुदेव मैं आया इधर, इधर की साइड, तो यहां बन जाएगा हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन. ठीक है, तो 4.3 से पहले वाला है ना, कम है ना, तो क्या बन जाएगा, हाइपो, सी, हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन. अगर उधर वाला होता तो हाइपर यूटेक्टिक. ठीक है, आयरन कार्बन डायग्राम से मैंने बहुत से क्वेश्चन देखे, आपको भी दिख रहे हैं. तो आयरन मटेरियल साइंस के अंदर आयरन कार्बन डायग्राम, ट्रिपल टी डायग्राम, टाइम टेम्परेचर एंड ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम एंड हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील, तो भाई करके ही जाना. ठीक है, और जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो मैंने आपको एटॉमिक वैक्यूम फैक्टर, नंबर ऑफ एवरेज एटम, कोऑर्डिनेशन नंबर, ए टू ए रिलेशन, ये जरूर पढ़ के जाना. और बाकी आप देखो ना देखो, लेकिन ये चीजें जरूर देखना. चलो, Which of the following is not a crystal imperfection? Crystal imperfection नहीं है. Lattice vibration, point defect, line defect and slip. Slip नहीं है. Slip क्या है? Slip नहीं है. चलो, this is your second last question. देखो आ रहे हैं ना, आ रहे हैं ना. ये वाला क्वेश्चन भी आपका जो मैंने स्ट्रक्चरल इम्परफेक्शन था उससे था, ये भी आपका स्ट्रक्चरल इम्परफेक्शन से ही है. Which of the following is not a point defect? Point defect कौन सा नहीं है? एज डिसलोकेशन. ये क्या है? लाइन है. बोलो गुरुदेव ये लाइन डिफेक्ट है. चलो, दिस इज योर लास्ट. आज का लास्ट, आज का क्वेश्चन लास्ट, और आज के सब्जेक्ट का भी लास्ट क्वेश्चन. और अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये भी मैंने कई एग्जाम्स में देखा, और बड़े बड़े एग्जाम्स में.
Iron carbon diagram and triple T curves are determined under equilibrium and non-equilibrium condition respectively. Non-equilibrium and equilibrium condition respectively. Equilibrium condition for both, non-equilibrium condition for both. तो बेटा आयरन कार्बन डायग्राम जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है उसकी, और ट्रिपल टी नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है. ठीक है, याद कर लेना. जो आयरन कार्बन डायग्राम है वो इक्विलिब्रियम का डायग्राम है, और जो ट्रिपल टी डायग्राम है इट इज द नॉन इक्विलिब्रियम का डायग्राम है. किसका? नॉन इक्विलिब्रियम का. तो ये क्वेश्चन बहुत सा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपने देख लिया होगा. क्लियर है? होप सो आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा. तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें. चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. क्लास जैसे अभी सब्जेक्ट हमारे अबाउट टू कंप्लीट है, एक या दो सब्जेक्ट और बचे हैं. क्या सब्जेक्ट दैट मीन्स इसके बाद आप लोग क्या नीड है आप लोगों की, वो अगर बताना चाहते हैं, कुछ हमसे दैट मीन्स हेल्प चाहते हैं अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, तो वो भी हमें ऑफलाइन कमेंट करके बता सकते हैं. तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए राम राम, नमस्कार.